नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अनुराग और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर हम लोग आज उन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो पिछली क्लास में मॉनेटरी पॉलिसी में चीजें रह गई थी। याद होगा वहां पर हमने मेंशन भी किया था कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट 1 है, क्योंकि वहां पर केवल हम लोगों ने कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में चीजों को देखा था। तो आज जो चीजें रह गई हैं, जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कशन जरूर करेंगे। लेकिन आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज जो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि भैया आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलता है मोटिवेशन। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आज जो चीजें हम लोग कंटिन्यू करेंगे उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो याद होगा तो वहां पर हमने कहा था व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो उसका सही जवाब है मॉनेटरी पॉलिसी जिसको डिजाइन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर मैं इस पॉलिसी की बात करता हूं जिसके थ्रू इन्फ्लेशन रेट को, अनएम्प्लॉयमेंट को, ग्रोथ को या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। याद रखिएगा, एक सवाल और एग्जाम में से जुड़ा हुआ कई बार पूछा जाता है, हु डिजाइन मॉनेटरी पॉलिसी? द आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट द क्वेश्चन इज who is responsible for controlling the rate of inflation? The answer is what? Government of India? No, the answer is Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is responsible for controlling the rate of inflation. Clear? So what is monetary policy? It's a policy designed by RBI to controlling money supply in the market. Who designed this policy? The answer is Reserve Bank of India. What is the name of committee who decided the policy rate? The answer is Monetary Policy Committee. How many members in this committee? The answer is there are total 6 members in this committee, 3 from the RBI and the other 3 from the Government of India. If the question asked who is the chairman, who is the chairperson of Monetary Policy Committee, the answer is Governor of Reserve Bank of India. Now the question is who is the Governor of Reserve Bank of India? तो फिर यहां पर हमारा जवाब होगा शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो भैया इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब वहां पर हम लोगों ने सीआरआर के बारे में भी डिस्कस किया था। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर? देन द आंसर इज कैश रिजर्व रेशियो। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सीआरआर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सीआरआर इट्स अ रिजर्व अमाउंट, या एक तरीके का रिजर्व अमाउंट होता है जिसको सभी कमर्शियल बैंक को रिजर्व के फॉर्म में ट्रांसफर करना होता है आरबीआई के पास, और ये पैसा लोन के तौर पे किसी को नहीं दिया जा सकता। अच्छा, ये जो रिजर्व हम बोल रहे हैं जिसका कुछ परसेंटेज होता है, कुछ फिक्स परसेंटेज होता है, वो टोटल अमाउंट क्या होता है जो कस्टमर बैंकों के पास डिपॉजिट करता है? अगर ये सवाल पूछा जाए तब आपका आंसर होगा इट्स एनडीटीएल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीटीएल? देन द आंसर इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीटीएल। मींस बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए व्हाट इज एसएलआर, तो आपका जवाब होगा कि एसएलआर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिजर्व अमाउंट। लेकिन एक चीज और है कि ये जो रिजर्व अमाउंट होता है इसको कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास डिपॉजिट नहीं किया जाता। सभी बैंक लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में ये रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं। लिक्विड एसेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि गोल्ड, जैसे कि फॉरेक्स, जैसे कि बॉन्ड या फिर कैश। इस फॉर्म में एसएलआर को मेंटेन करना होता है, लेकिन ये भी अमाउंट किसी को लोन के तौर पे नहीं दिया जा सकता। इसका परसेंटेज क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो भी आपका जवाब होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या सीआरआर पर कोई भी बैंक सिक्योरिटी के तौर पर इसको जमा करके आरबीआई से लोन ले सकता है? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। क्या एसएलआर को सिक्योरिटी के तौर पे जमा करके इस पे लोन लिया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल यस। एसएलआर को सिक्योरिटी के तौर पे आरबीआई के पास जमा करके बैंक लोन ले सकते हैं, या फिर उनके पास कोई एडिशनल बॉन्ड हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, तो उस पर भी आरबीआई उनको लोन सैंक्शन जरूर करता है। क्लियर है? तो भैया अब जो चीजें रह गई हैं, जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, जैसे कि बैंक रेट क्या होता है, इन सब के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्लाइड के थ्रू। फिर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका आखिर रोल क्या होता है।
ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो हमने वीडियो लेकर आई थी मॉनेटरी पॉलिसी की, आप सभी को पता होगा, उसमें हम लोगों ने देखा था कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड कौन होता है। तो भैया ये सारी बातें अब हम लोग दोबारा नहीं पढ़ेंगे, अब सीधे आते हैं जो चीजें रह गई हैं। और मैं माफी चाहता हूं कि ये जो दूसरी वीडियो है मॉनेटरी पॉलिसी की, ये 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय के बाद आप सभी को मिल रही है। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए एक एक चीजों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहां पर लिखा है रेपो रेट, ठीक, यहां पर लिखा है रिवर्स रेपो रेट, यहां पर लिखा है बैंक रेट, ये है आपका एमएसएफ और ये है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक, जब मैं इनकी बात करता हूं तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का ही एग्जांपल होते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, रेपो रेट के बारे में। ठीक है, चलो मैं एक सवाल आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या बता सकते हैं रेपो रेट का पूरा नाम क्या होता है। जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पे यहां पर दिखाई दे रहा है, ये है आपका रेपो रेट। मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेपो रेट, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेपो रेट, तो आपका आंसर होगा रीपर्चेज रेट या फिर रीपर्चेज ऑप्शन रेट। ठीक है, रीपर्चेज रेट या फिर रीपर्चेज ऑप्शन रेट। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहां पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन lends money to commercial bank in the event of any shortfall of funds. Repo rate is used by monetary authorities to control inflation. अब ये तो हुई आपकी डेफिनेशन। अब होता क्या है, एक सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये पिक्चर जो है आप लोग जैसा देख सकते हो कि यहाँ पर आरबीआई है और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बैंक है। ठीक, ये पिक्चर ऐसी क्यों डिजाइन की गई, उसके पीछे कारण ये है कि भैया आप सभी को पता होगा कि जब हमें पैसे की जरूरत होती है, हमें लोन लेना होता है, तो हम कहाँ जाते हैं, क्या हम आरबीआई के पास जाते हैं? जी नहीं, क्योंकि कस्टमर का और आरबीआई का कभी भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। जब भी रिलेशन की बात करते हैं तो वो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि बैंक और आरबीआई के बीच एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये रिलेशन बिल्कुल वैसा ही होता है, एक बैंक और कस्टमर का जैसा रिलेशन होता है वैसे ही आरबीआई और बैंक का रिलेशन होता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि अगर हमारे पास सरप्लस मनी है तो हम कहां पर जमा करेंगे, तो आप कहोगे कि सर हमारे पास सरप्लस मनी है, एक्स्ट्रा मनी है, तो फिर वो पैसा हम बैंक के पास जमा करेंगे। और जब बैंकों के पास सरप्लस मनी है तो वो पैसा कहां पर जाता है, तो भैया वो जाता है आरबीआई में। लोन हमें कौन देता है? बैंक। बैंकों को लोन कौन देता है? आरबीआई। ठीक, तो भैया यहां पर रेपो रेट है। रेपो रेट किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा, रेपो रेट एक तरीके का इंटरेस्ट रेट होता है जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है किसको, एक कमर्शियल बैंक को। ठीक, अच्छा एक बात याद रखिएगा, जैसे कि हम बैंकों के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक कहता है कि भैया कुछ जमीन के कागज या फिर जो भी तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है, कुछ प्रूफ के तौर पे दो जिससे मैं तुम्हें ये लोन सैंक्शन कर सकूं। वैसे ही आरबीआई भी यहां पर डिमांड करता है कि बैंकों से तुम हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर कोई रिपर्चेज एग्रीमेंट दिखाओ जिसपे मैं तुम्हें फंड ट्रांसफर करूंगा। क्लियर है, जिसपे मैं तुम्हें फंड ट्रांसफर करूंगा। तो बहुत साधारण सी भाषा में अगर मैं बात करूं तो आरबीआई और बैंकों के बीच यहां पर जो ट्रांजैक्शन होता है उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं, जहां पर बैंक लोन लेता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और उस पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुत साधारण सी भाषा में कि जब भी रेपो रेट की बात होती है तो यहां पर जो लोन लिया जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। मतलब कम समय के लिए जो लोन लिया जाता है, जिस रेट पर लिया जाता है उस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। क्लियर है? चलिए, तो फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं रेपो रेट का पूरा नाम क्या होता है, तो आपका जवाब होगा रीपर्चेज रेट या फिर आपका जवाब होगा रीपर्चेज ऑप्शन रेट। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं नेक्स्ट पे क्या लिखा है। ये है आपका रिवर्स रेपो। ठीक है, ये है आपका रिवर्स रेपो। तो भैया रिवर्स रेपो की जब मैं बात करता हूं तो रिवर्स रेपो क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं? क्या आप लोग हमें बता सकते हैं कि व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही आप सभी को पता चल रहा होगा कि लिखा ही है क्या, रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो का मतलब होता है रेपो का अपोजिट। ठीक है, रिवर्स रेपो का मतलब होता है रेपो का अपोजिट। एग्जाम्पल के तौर पे जब बैंक लोन ले रहा था, मतलब बैंक कौन था? बोरोअर था। आरबीआई कौन था? वहां पर लेंडर था।
बात क्लियर है। लेकिन अब मैं जब बात कर रहा हूं तो यहां पर आरबीआई जो है वो बोरोवर है, हालांकि बोरोवर तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि पैसे किसके पास जा रहे हैं, आरबीआई के पास जा रहे हैं। कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी हम रिवर्स रेपो की बात करता हूं तो रिवर्स रेपो में जब बैंकों के पास कोई भी सरप्लस मनी होती है, कोई भी एडिशनल मनी होती है, तो वो एडिशनल मनी जो है बैंक किसके पास ट्रांसफर करता है, आरबीआई के पास। और उस पे मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो। क्लियर है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या डेफिनेशन में दिया गया। लिखा है, अंडर द रिवर्स रेपो रेट बैंक डिपॉजिट एक्सेस फंड विद द आरबीआई एंड ऑन इंटरेस्ट फॉर इट। The reserve repo rate is an important monetary policy tool used by the Reserve Bank of India to control liquidity and inflation in the economy. आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो अब कोई पूछे कि भैया क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि जब भी बैंक कोई भी अपना एक्सेस मनी किसके पास डिपॉजिट करता है, आरबीआई के पास, और उस पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है जो बैंकों को मिलता है, कौन देता है, आरबीआई देता है। उसके एक्सेस मनी पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को ही हम बोलते हैं क्या, रिवर्स रेपो रेट। आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो यहां पर बोरोवर कौन हुआ, यहां पर बोरोवर हुआ आरबीआई, और यहां पर लेंडर कौन हुआ, यहां पर लेंडर हुआ बैंक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे जो है किस चीज के बारे में बताया गया है। अब है ये एमएसएफ, जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एमएसएफ का पूरा नाम यहां पर लिखा हुआ है कि सर एमएसएफ का पूरा नाम होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, एमएसएफ का पूरा नाम होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो इसका भी एक साधारण सा एक सिंपल सा जवाब होगा। अगर कोई पूछे व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्या आप लोग बता सकते हैं? अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। एमएसएफ का जो पॉलिसी रेट होता है वो किसके बराबर होता है? क्या वो रिवर्स रेपो के बराबर होता है? क्या वो रेपो रेट के बराबर होता है? क्या वो जो रेट होता है बैंक रेट के बराबर होता है? ठीक है, मैं ही आपको बता देता हूं, जो एमएसएफ का पॉलिसी रेट होता है वो अक्सर देखा गया है जो बैंक रेट होता है उसके बराबर होता है। ठीक, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि स्लाइड में क्या डेफिनेशन जो है एमएसएफ के बारे में दी हुई है। जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं, तो लिखा हुआ है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज अ विंडो फॉर अ बैंक टू बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन इंटर बैंक लिक्विडिटी अप कंप्लीटली। बैंक कैन बोरो फंड्स अप टू 2% ऑफ देयर एनडीटीएल। देखिए एक चीज लिखा है कि बैंक कैन बोरो फंड्स अप टू 2% ऑफ देयर एनडीटीएल। द एमएसएफ इज मेंट फॉर लेंडिंग ओवरनाइट टू बैंक्स। चलिए मैं साधारण सी भाषा में इन सारी चीजों को एक एक करके पहले आपको समझा देना चाहता हूं कि होता क्या है। देखो, जब भी हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करते हैं तो ये एक विंडो होती है जो आरबीआई प्रोवाइड करता है, किसके लिए, कमर्शियल बैंकों के लिए। क्यों? जब भी बैंकों को इमरजेंसी में फंड की रिक्वायरमेंट होती है, इमरजेंसी कंडीशन में जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस इमरजेंसी फंड का जो ट्रांजेक्शन जिस पॉलिसी रेट पे होता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे होता है, उस पॉलिसी रेट, उसी इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं क्या, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो यहां पर बोरोवर कौन हुआ, कमर्शियल बैंक। लेंडर कौन हुआ, आरबीआई। याद रखिएगा, यहां पर अगर मैं बात करता हूं बोरोवर कौन हुआ, तो आपका जवाब होगा कि यहां पर बोरोवर हुआ है एक बैंक। ठीक है, और यहां पर लेंडर कौन है, तो आपका जवाब होगा कि लेंडर है आरबीआई। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो पैसे जो दिए जाते हैं वो कितने दिन के लिए दिए जाते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, तो आपका जवाब होगा ओवरनाइट बेसिस के लिए। जो फंड दिया जाता है वो ओवरनाइट बेसिस के लिए दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कुल कितना पैसा दिया जाता है, तो आपका जवाब होगा 2% ऑफ एनडीटीएल। क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा 2% ऑफ एनडीटीएल। ठीक है, 2% एनडीटीएल का, इससे ज्यादा नहीं। अब एनडीटीएल क्या होता है, तो भैया अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में मैंने एनडीटीएल के बारे में पूरी डिटेल में समझाया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम जो फंड होगा वो कितना दिया जाता है, तो याद रखिएगा 1 करोड़ और उसके मल्टीपल में, और मैक्सिमम कितना होता है, तो एनडीटीएल का 2%। जो पैसा होता है वो कितने दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो भैया नहीं शॉर्ट टर्म के लिए, नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, ओवरनाइट बेसिस के लिए। और इसका जो पॉलिसी रेट होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो किसके बराबर होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है किसके बराबर, बैंक रेट के। आई थिंक क्लियर होगा।
अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि अब किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये है आपका बैंक रेट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर आंसर गलत करके आ जाते हैं। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि इसमें से वो कौन सा पॉलिसी रेट है जो एक कमर्शियल बैंक चार्ज करता है, जिसपे वो लोन सैंक्शन करता है अपने कस्टमर्स को। तो वहां पर ऑप्शन होता है रेपो रेट, वहां पर ऑप्शन होता है बैंक रेट, वहां पर और भी बहुत सारे ऑप्शन होता है और हम लोग आंख बंद करके आंसर करके आते हैं कि क्या, बैंक रेट। याद रखिएगा, बैंक रेट नहीं होता है। वहां पर आपका सही जवाब होगा अगर MCLR हो तो वो, या फिर बेस रेट हो वो। ठीक है, बैंक रेट आपका गलत जवाब होगा। बैंक रेट होता क्या है, चलिए जान लेते हैं। जानने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक सवाल कई बार पूछा जाता है बैंक रेट से। वो क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि ये बताओ इसमें से वो कौन सा रेट है जिसको हम डिस्काउंट रेट के नाम से जानते हैं। अगर ये सवाल पूछा जाए कि कौन सा रेट है जिसको हम डिस्काउंट रेट के नाम से जानते हैं, तो आपका जवाब होगा कि वो रेट कहा जाता है क्या, वो रेट कहा जाता है बैंक रेट। ठीक, अब क्या होता है बैंक रेट, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, बैंक रेट इज द रेट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग फंड्स टू द कमर्शियल बैंक। मतलब यहां पर देखने से एक बात तो क्लियर है कि बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जो कौन चार्ज करता है, सेंट्रल बैंक, मतलब RBI चार्ज करता है। किससे ये चार्ज लिया जाता है? तो भैया ये कमर्शियल बैंकों से चार्ज लिया जाता है। ठीक है, तो कहोगे सर रेपो रेट भी तो ऐसा ही था। जी हाँ, रेपो रेट भी ऐसा ही था, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए था। और बैंक रेट भी ऐसा ही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि यहां पर जो ट्रांजैक्शन होता है बैंकों और RBI के बीच, वो अप टू 364 डेज के लिए, मतलब एक साल के बीच का ट्रांजैक्शन होता है। तो जब भी कोई कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेता है अप टू 364 डेज या फिर एक साल के लिए, तो उस पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट को ही हम बोलते हैं क्या, बैंक रेट। आई थिंक आप लोगों को यह बात क्लियर होगी। चलिए अब देखते हैं कि दूसरे लाइन में क्या लिखा हुआ है। जैसे यहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं, तो लिखा है कि बैंक बोरो फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एंड लेंड्स टू द मनी टू देयर कस्टमर एट हायर interest rate, thus making profits. Bank rate is usually higher than repo rate, also known as a discount rate. देखो एक बात तो क्लियर है कि जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि रेपो रेट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा होता है या फिर बैंक रेट का, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा बैंक रेट का। और क्यों? तो एक बात याद रखिएगा, चूंकि यहां पर जो पैसे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए दिए जा रहे हैं, इस कारण से इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है। और याद रखिएगा, बैंक रेट वही रेट होता है जिसपे बैंक RBI से लोन तो लेता है। क्यों लोन लेता है? ताकि वो हम जैसे लोगों को लोन प्रोवाइड कर सके, और उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बैंक रेट पर उसको लोन मिलता है। और यूजुअली जो है हमको जो लोन दिया जाता है उससे कहीं ना कहीं 2%, 3%, 4% या 5% ज्यादा ही लिया जाता है। तो इससे बैंक अपनी कमाई को बढ़ाता है। और एक चीज अभी हमने आपको बताई थी कि वो कौन सा रेट है जिसको हम डिस्काउंट रेट के नाम से जानते हैं, तो आपका जवाब होगा बैंक रेट ही वो रेट है जिसको हम डिस्काउंट रेट के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन बैंक्स रेट इज इंक्रीज्ड बाय RBI, बैंक्स बोरो, कॉस्ट्स इंक्रीज व्हिच इज रिटर्न, रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। आई थिंक सारी चीजें बैंक रेट के बारे में आपको क्लियर होंगी। क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है भैया? बैंक रेट क्या होता है, तो आपको पता है कि जब कोई भी कमर्शियल बैंक लोन लेता है RBI से, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, अप टू 1 ईयर्स के लिए या फिर 364 डेज के लिए, तो उस पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट को बैंक रेट बोलते हैं। और बैंक रेट वही रेट होता है जिसको हम डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं। बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब मैं बात करता हूं ओपन मार्केट ऑपरेशन की, तो याद रखिएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन किसी तरीके का पॉलिसी रेट नहीं होता है। और इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है कैसे लिक्विडिटी को, कैसे मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करता है। तो ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए कि कैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम बहुत साधारण सी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, पहले स्टेटमेंट में देखिए तो लिखा हुआ कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द सेल एंड परचेज ऑफ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स बाय RBI और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। नीचे क्या लिखा है, चलिए पहले मैं इस बात को समझने की कोशिश करता हूं
और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि होता क्या है। तो भैया साधारण सी भाषा में यहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि जब भी भारत का केंद्रीय बैंक, जिसका नाम क्या है आरबीआई, जिसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं, इंडिया का सेंट्रल बैंक, ट्रेजरेबल या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये ट्रेजरेबल किसकी होती है, गवर्नमेंट की ही होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जब भी ट्रेजरेबल या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेल या परचेज किया जाता है, तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर है? चलिए आगे की लाइन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इट परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम मार्केट एंड इट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द सक आउट लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम्स। देखिए इसका सिंपल सा मतलब होता क्या है, तो पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। यहां पर ये कहना चाहता है कि जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए, मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाए। और एक बात क्लियर है कि जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेशन रेट जो है मार्केट के अंदर ज्यादा हो रहा है। तो हाई इन्फ्लेशन रेट भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसको सेल करता है या फिर परचेज करता है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जवाब लिखा हुआ है कि ऐसी कंडीशन में, इन्फ्लेशन की कंडीशन में सेल करता है। इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या करता है, सेल करता है। लेकिन अगर इसी का अपोजिट कंडीशन हो, क्या, डिफ्लेशन की कंडीशन हो, मतलब मार्केट में पैसे की कमी हो, तो आपका जवाब सेल नहीं होगा, फिर आपका जवाब होगा कि ऐसी कंडीशन में बाई करता है। ऐसी कंडीशन में क्या करता है, बाई करता है, जब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो। ठीक है? और सेल करने के पीछे कारण ये होता है कि जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो सेल करेगा। तो ऐसे कंडीशन में डिस्काउंट के चक्कर में बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो सिक्योरिटीज परचेज करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो भैया उनके पास वो सिक्योरिटीज का पेपर चला जाता है और आरबीआई के पास उनसे पैसे आ जाते हैं। तो फिर इससे क्या होगा, लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी, इससे मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लास्ट लाइन में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है आरबीआई कैरीज आउट द ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू कमर्शियल बैंक्स एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक। याद रखिएगा कि जो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रोसीजर होता है वो अक्सर कमर्शियल बैंक के साथ ही करता है और यहां पर पब्लिक को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया जाता। हालांकि इसका जो असर होता है वो पब्लिक पे ही होता है। याद रखिएगा इसका जो असर होता है वो मार्केट पे ही होता है, मतलब पब्लिक पे ही होता है। आगे देखते हैं क्या कुछ और चीजें दी गई। जी हाँ, यहाँ पर देखिए तो एक बहुत अच्छी सी इमेज दी गई है जिसमें हमको बताया गया है कि कैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, तो यहां पर लिखा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की कंडीशन को पहले देखने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेशन की कंडीशन का मतलब होता है मार्केट में पैसा बढ़ गया है। तो जब मार्केट में पैसा बढ़ गया तो यहां पर देख सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंकों के पास ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, बैंकों के पास ट्रांसफर कर रहा है और जब बैंकों के पास ट्रांसफर कर रहा है तो बैंक इसके एवज में क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। और रुपया कहां जा रहा है, सेंट्रल बैंक के पास। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जो बैंकों के पास रुपया है वो पब्लिक का ही पैसा है, वो किसके पास चला गया, सेंट्रल बैंक के पास, जिस कारण से मनी सप्लाई मार्केट के अंदर फिर ठीक ठाक कंडीशन में आ जाएगी। ठीक, तो ये था इन्फ्लेशन की कंडीशन में ओपन मार्केट ऑपरेशन का वर्क। ठीक, यहां पर देखा जाए तो यहां पर लिखा है क्या, रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मंदी। मार्केट में जब पैसे की कमी होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन की कंडीशन में क्या हो रहा है, तो यहां पर देख सकते हैं जो सेंट्रल बैंक है मतलब आरबीआई है वो क्या कर रहा है, वो देखा जाए तो यहां पर रिसेशन की कंडीशन है। यहां पर सिक्योरिटीज को सेल नहीं करेगा। अगर मैं बात करता हूं यहां पर सिक्योरिटीज को सेल नहीं करेगा, यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई क्या करेगा, बैंकों से बाई करेगा। आरबीआई बैंकों से बाई करेगा और ऐसी कंडीशन में बैंकों के पास क्या आ जाएगा, रुपया आ जाएगा। जब बैंकों के पास रुपया आ जाएगा तो ये रुपया फिर कहां पर पहुंचेगा, पब्लिक के पास, मतलब मार्केट के अंदर। और ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं, इस कारण से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो भैया ये तरीका होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का। तो बहुत साधारण सी भाषा में समझा जाए तो हम कह सकते हैं खुली बाजार प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर भारत का केंद्रीय बैंक मतलब कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता और खरीदता है ताकि बाजार के अंदर मुद्रा की तरलता को बरकरार रखा जा सके। तो भैया ये सारी चीजें थी मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में और इससे रिलेटेड एमसीक्यू मैं लेकर आऊंगा
जल्द ही। आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।